सभी को नमस्कार। कभी कभी मैं कामयाब, कभी कभी नाकाम हो जाता हूँ। कभी कभी मैं कामयाब, कभी कभी नाकाम हो जाता हूँ। कभी खुद को जान लेता हूँ, कभी खुद से अनजान हो जाता हूँ। समझ नहीं आती बातें मेरी कुछ बच्चों को, यह सोचकर थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि मन लगाकर पढ़ो तो मैं बहुत ही आसान हो जाता हूँ। ये मैं एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ मेरा आप लोगों के साथ कि मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर आप उसको समझने की कोशिश कीजिए तो टॉपिक्स जो हैं, वो कंसेप्ट जो हैं वो इजीली क्लियर होंगे। तो आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में नया टॉपिक एक्स-रे डिफ्रैक्शन या ब्रैग डिफ्रैक्शन लॉ। आपके थियोरेटिकल एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपके ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज हम बात करते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन या ब्रैग्स लॉ के बारे में। एक्स-रे डिफ्रैक्शन या हमें पढ़ना है कौन सा नियम? ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहली बात हम करते हैं एक्स-रेज की, है ना। अपन छोटी क्लासेस में 11-12 क्लासेस में हम पढ़ते हैं एक्स-रेज के बारे में, बेसिक डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं कि भाई एक्स-रेज की खोज की थी रोंजन, सर रोंजन ने इसकी खोज की थी। और हम कहते हैं कि जब एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को हायर एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस से यदि उसको डी एक्सीलेट करवाया जाए तो उस कंडीशन में इनविजिबल रेज हमारे पास उत्पन्न होती हैं। उन रेज को उन्होंने नाम दिया कौन सा? एक्स-रेज नाम दिया, है ना। उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जैसे अगर हम कहना चाहें तो एक्स-रेज की सबसे पहली बात है, हम कहते हैं कि भाई एक्स-रेज हमारे पास कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी होती हैं? रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है और गामा रेज है ना। अगर अपन इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। और इसी डायरेक्शन में यदि हम चलें तो एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसका मतलब वेवलेंथ की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की है। और सबसे कम वेवलेंथ है किसकी? गामा रेज की। इसका मतलब एक्स रेज की वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से तो क्या होगी? कम होगी और गामा से क्या होगी? ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन्स की हम बात करें तो रिलेशन होता है एनर्जी E = hν और इक्वल टू वैल्यू आ गई hc/, वैल्यू आ गई लैम्डा, जिसके लिए लैम्डा जितना कम होगा उसके लिए एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कहें कि ये हमारे पास एनर्जी का कौन सा ऑर्डर आ गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। इसका मतलब एक्स रेज की एनर्जी है अल्ट्रावायलेट रेज से ज्यादा होगी और गामा रेज के कंपैरिजन में कम होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब इनकी जो वेलोसिटी है, एक्स रेज की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। यानी कितनी आगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है। तीसरी बात है हमारे पास कि एक्स रेज हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, है ना। चार्जलेस, कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होता इसलिए जो एक्स रेज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इनका बिहेवियर या इनका पाथ में कोई चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इसके पाथ को डेविएट नहीं कर सकते या अफेक्ट नहीं कर सकते। एक्स रेज का ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सपोजर, ह्यूमन बॉडी एक्सपोजर, यानी ह्यूमन बॉडी के लिए इसका एक्सपोजर कैसा होगा? हार्मफुल होगा। हार्मफुल होगा क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? हमारे पास ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज को क्या करती है? डैमेज करती है। ठीक है। और भी जैसे अपन इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और हम कहें कि प्रकृति में या नेचर में एक्स-रेज का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर कौन सा है?
लेड है। शीशा जो है, लेड है, वो एक्सरेज का सबसे अच्छा ऑब्जर्वर है। और देखो लेड एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि रेडियो एक्टिविटी जहां हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि भाई अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं, डिके होकर हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। तो रेडियो एक्टिव सीरीज का लास्ट एलिमेंट भी हमारे पास कौन सा आता है, लेड ही आता। तो लेड जो है वो एक्सरेज का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है, सबसे अच्छा अवशोषक है। और भी हम कहें यदि एक्सरेज किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो हमारे पास कौन से अब्जॉर्प्शन लॉ को फॉलो करती हैं। आई नॉट आ गया, ई रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई, माइनस म्यू एक्स आ गया। म्यू हमारे पास क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल बातें हैं एक्सरेज की। अब हम देखो इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं डिफ्रैक्शन, है ना। इन एक्सरेज का डिफ्रैक्शन या हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ, यानी हम कहते हैं एक्सरेज का यूज क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाउवे, है ना। उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि एक्सरेज की वेवलेंथ और क्रिस्टल के अंदर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, दोनों का ऑर्डर है वो कैसा होता है, सेम होता है। और डिफ्रैक्शन के लिए इसका मतलब लाउवे ने ये कहा कि दोनों का ऑर्डर सेम होने के कारण एक्सरेज हैं वो क्रिस्टल से क्या हो सकती हैं, डिफ्रैक्ट हो सकती हैं या विवर्तित हो सकती हैं। सबसे पहले किसने दिया, लाउवे ने दिया, ठीक है। अब हम कहें कि भाई डिफ्रैक्शन के लिए एक एसेंशियल कंडीशन भी हम पढ़ते हैं कि भाई विवर्तित होने के लिए या डिफ्रैक्शन के लिए यह आवश्यक है कि जो भी तरंग विवर्तित हो रही है या डिफ्रेक्टेड हो रही है उसकी वेवलेंथ है ऑब्स्टेकल की साइज के ऑर्डर की होनी चाहिए। और एक्सरेज है, एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो बेसिकली देखो कहां से कहां तक होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से होती है कहां तक, 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम क्या देते हैं 0.1 एंगस्ट्रॉम से कहां तक आ गई, 10 एंगस्ट्रॉम तक आ गई, ठीक है। और एक हम डिवाइड कर दें इसको 10 एंगस्ट्रॉम से आगे की बात हम कर लें कहां तक, 100 एंगस्ट्रॉम तक आ गई, है ना। हमने कहा E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, तो जिसके लिए लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो जिसके लिए वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास कहलाती है कौन सी एक्सरेज कहलाती हैं, हार्ड एक्सरेज कहलाती हैं, ठीक है। और ये कहलाती है कौन सी, ये कहलाती हैं सॉफ्ट एक्सरेज कहलाती हैं, ठीक है। अब एक्सरेज है उसका भी दो तरीके का स्पेक्ट्रम हमारे पास दिया जाता है। एक तो हमारे पास कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जनरली जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं उसमें हम कौन सी वेवलेंथ काम में लेते हैं, कौन सी एक्सरेज काम में लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हम काम में लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एक्सरेज एमिट होती है। उसका स्पेक्ट्रम जो आता है हमारे पास कैसा आता है, डिस्क्रीट आता है। डिस्क्रीट मीन्स हम कहते हैं कि भाई अलग अलग एनर्जी लेवल से, इस तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल हमने कह दिए, ठीक है। हमने कहा कि ये n इक्वल्स टू 2 आ गया, n इक्वल्स टू 1 आ गया, n इक्वल्स टू 3 आ गया, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर ये ट्रांजिशन है, फर्स्ट में ट्रांजिशन है, तो ये जो लाइंस हैं वो लाइंस अपने पास कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है पहली लाइन कहलाती है के अल्फा लाइन, है ना। दूसरी लाइन है वो कहलाती है के बीटा लाइन, फिर कहलाती है के गामा लाइन और फिर कहलाती है के डेल, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 में ट्रांजिशन है, अगर 2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो 2 में ट्रांजिशन है, पहली लाइन है वो कहलाती है एल अल्फा, दूसरी लाइन कहलाती है एल बीटा और तीसरी लाइन कहलाती है एल गामा, ठीक है। तो कहीं यदि हम एक्सरेज के डिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं तो वहां हम कहते हैं कि एक्सरेज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज काम में ली जाती है। और कौन सी, कॉपर के अल्फा लाइन। के अल्फा लाइंस का मीन्स क्या है, ट्रांजिशन है n इक्वल्स टू 2 से किसमें, n इक्वल्स टू 1 में, जिसकी वेवलेंथ का जो ऑर्डर आता है, वेवलेंथ का ऑर्डर आता है जिसका 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना। जो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो एटॉम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसके अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। तो उसका डिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास, या जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है वो हमारे पास कैसा बनता है, क्लियर बनता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि दो तरह की हमने एक्सरेज हमने डिफाइन कर दी, कंटिन्यूअस आ गई और कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ठीक है। अब यहां हम कह रहे हैं कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम की जो एक्सरेज हैं वो तो आ गई हार्ड एक्सरेज, और जिनकी एनर्जी ज्यादा है ना, और 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम है उनको हमने कह दिया सॉफ्ट एक्सरेज। तो हमने कहा कि इस प्रपोजल दिया लाउवे ने कि एक्सरेज की वेवलेंथ जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के ऑर्डर की होती है। एवरेज हमने कह दिया कि भाई कितने एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। इसका मतलब एक्सरेज है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिफ्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट के बेस पे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक एंड नीपिंग,
फ्रेडरिक एंड नेपिंग। उन्होंने क्या किया कि एक्स रेज को कॉपर सल्फेट है ना CuSO4 के क्रिस्टल के ऊपर आपतित किया है ना, और उसके सामने क्या कर दिया, फोटोग्राफिक प्लेट को रख दिया। तो ये एक्स रेज जो है वो इस क्रिस्टल से अलग अलग एंगल्स के ऊपर डिफ्रैक्ट होकर क्या करती हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती हैं। कहां पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि क्रिस्टल में अलग अलग जो क्रिस्टल प्लेन्स हैं वो जो इंसिडेंट एक्सरेज उसके डायरेक्शन से क्या होंगे, अलग अलग एंगल पर होंगे। अलग अलग एंगल पर होंगे तो एक्सरेज की जो डिफ्रैक्शन की डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो बेसिकली जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया जाता है, यहाँ जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसके बेस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पैटर्न बना, इस पैटर्न को ही नाम दिया गया क्या, लाउवे पैटर्न। ठीक है, लाउवे प्रतिरूप का नाम दिया गया। और इस लाउवे पैटर्न की व्याख्या जो की वो किसने की, ब्रैग्स ने की है ना। ब्रैग ने कहा कि जो रेज हमारे पास डिफ्रैक्ट हो रही हैं, ये डिफ्रैक्टेड वेव्स क्या होती है, सुपर इम्पोज्ड होकर इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यदि होगा तो ये क्या बनाएंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे या डिफ्रैक्शन मैक्सिमा बनाएंगे, है ना। उसी के बिहाव पर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ब्रैग ने जो कहा, इस लाउवे पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैग ने ये कंसेप्ट दिया। ठीक है, अब हम कहें कि भाई ब्रैग्स जो लॉ है हम सबने पढ़ा है कि n लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा। तो ब्रैग ने क्या कहा, ब्रैग ने कहा कि ये सपोज दैट हमारे पास एक क्रिस्टल आ गया, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल के अंदर प्लेन्स आ गए इस तरीके से। ठीक है, ये पहला प्लेन आ गया, ये अपन ने क्या दिया, दूसरा प्लेन आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं कह दूं कि भाई कोई रे आई और इस तरीके से इन दोनों के बीच की इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो मैंने मेंशन कर दी, किससे, स्मॉल d से मेंशन कर दिया ना। और भी आगे हम बना सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल एक्सरेज की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डेप्थ तक इसमें एंटर कर पाएगा। ठीक है, एक रेज आई इस तरीके से, इस एटम से इंटरेक्ट करा और इंटरेक्ट करके इस डायरेक्शन में क्या हो गई, डिफ्रैक्ट होगी। तो ये तो इंसिडेंट डायरेक्शन आ गई और ये कौन सी आ गई, डिफ्रैक्टेड, है ना। ठीक है, अब दूसरी एक्सरे आई और सपोज दैट n इक्वल्स टू 2 वाले एटम से क्या हुई, डिफ्रैक्ट हुई। दूसरी एक्सरे इस तरीके से आई और इस तरीके से निकल गई। ठीक है, हम कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है इन प्लेन्स के बीच में, ये प्लेन कौन सा आ गया, n इक्वल्स टू 1, पहला प्लेन आ गया, है ना। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 आ गया, ये हमारे पास कौन सा प्लेन आ गया, n इक्वल्स टू 2 आ गया। और इन दोनों प्लेन्स इंटरप्लानर जो डिस्टेंस है वो हमने डिनोट कर दी, किससे, d से हमने डिनोट कर दे। ठीक है, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल किससे, इस प्लेन से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को डिफाइन कर दिया हमने थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया इस पॉइंट को मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज दैट ये आ गई O आ गई, ये पॉइंट हमारे पास A आ गया और ये पॉइंट आ गया सपोज दैट O डैश आ गया। ठीक है, अब हम कहें कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर बनेगी, इसे d के बराबर बनेगी, है ना। तो हम कह रहे हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए हमें क्या करना है, जो डिफ्रैक्टेड जो एक्स रेज है उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो हम क्या कहें कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव या संपोषी और विनाशी व्यतिकरण हम क्या कहते हैं कि यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, यानी इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन दोज वेव्स व्हिच आर गोइंग टू बी सुपर इम्पोज्ड इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, अगर लैम्डा का पूर्ण गुणज है तो हमारे पास संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर कंडीशन लगानी है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस के लिए हमने क्या किया, पाथ डिफरेंस के लिए देखो अपन ने क्या किया, इसके ऊपर एक इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दिया और एक परपेंडिकुलर हमने इसके ऊपर इस तरीके से डाल दिया। ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री, ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास कितना आ गया, थीटा आ गया, ये एंगल भी हमारे पास कितना आ गया, थीटा आ गया, है ना। कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थीटा है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये तो ये कितना बना, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो वैल्यू हमारे पास कितनी बनी है, 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना बन गया, थीटा बन गया। ठीक है, अब मैं कहूँ इस पॉइंट को सपोज दैट A कह दिया, इस पॉइंट को अपन ने B कह दिया, इस पॉइंट को अपन ने C कह दिया और इस पॉइंट को हमने D कह दिया। ठीक है, अब मैं कह दूं ट्राइंगल ले लिया, मैंने ट्राइंगल ले लिया, सपोज दैट मैंने कह दिया ट्राइंगल कौन सा,
ट्राइंगल ले लिया अपन ने BAC, ट्राइंगल BAC में अगर मैं वैल्यू निकालूं साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर बना और ये क्या बना, हाइपोटेनस बना, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर तो कितना बन गया, BC अपॉन ए वैल्यू आ गई AC, यानी BC इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू वैल्यू आ गई B आ गया, C आ गया और अपॉन ए वैल्यू कितनी आ गई, AC कितना बना, D बना। इसका मतलब BC इक्वल टू वैल्यू आ गई D साइन ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ गई, अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने, कौन सा, DAC में, DAC में फिर मैं साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू लगा दूं तो वैल्यू कितनी आ गई, CD अपॉन वैल्यू आ गई AC, या इक्वल टू वैल्यू आ गई CD अपॉन वैल्यू आ गई D, या CD इक्वल टू वैल्यू आ गई D साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम कहें कि इन दोनों लाइंस के बीच में है ना, जो लाइंस आ रही है ना, कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, है ना, दोनों लाइंस हैं, ये कैसी हैं, ऐसी आ गई है ना, पैरेलल लाइंस है ना। ठीक है, तो मैं कहूँ कि पाथ डिफरेंस यदि हमें ट्रेवल निकालना है तो इससे पहले की डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होगी, इसके बाद की डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होगी, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, BC आएगा प्लस में वैल्यू आएगी CD के बराबर। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होगा, इक्वल्स टू वैल्यू आएगी BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC प्लस में वैल्यू आ गई CD। ठीक है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस कितना आ गया, वैल्यू आ गई D साइन थीटा प्लस में वैल्यू आ गई D साइन थीटा। इसका मतलब वैल्यू आ गई पाथ डिफरेंस, मैंने डिनोट कर दिया सपोज दैट डेल्टा से, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 2D और वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब मैं कहूं कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यदि मुझे शर्त लगानी है तो ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, जो भी हमारे पास वेवलेंथ थी उस वेवलेंथ का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब किसके बराबर हो, इसका मतलब 2D साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू बराबर होनी चाहिए हमारे पास किसके, n लैम्डा के, है ना। तो पाथ डिफरेंस शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब वैल्यू आनी चाहिए 2D साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू आनी चाहिए n लैम्डा। तो 2D साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गई n लैम्डा। इसका मतलब वैल्यू कितनी बनी, देखो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, n लैम्डा अपॉन वैल्यू आ गई 2D इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, साइन ऑफ थीटा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाती है कौन सी, ब्रैग्स इक्वेशन, है ना। ये जो 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा जो इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन कहलाती है ब्रैग्स इक्वेशन, यानी ठीक है, n लैम्डा अपॉन 2D इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इसका मतलब साइन थीटा का मान या तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो या तो 1 के बराबर होगा और या हमारे पास 1 से छोटा होगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं मैं, अगर मैंने n इक्वल टू 1 ले लिया तो उस कंडीशन में लैम्डा अपॉन 2D की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वैल्यू होनी चाहिए किससे, 2D से। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि D की वैल्यू अगर मैंने सपोज दैट लगभग ले ली है ना, जो जनरली अब हमारे पास डिस्टेंस होती है 3 एंगस्ट्रॉम ले लूं, तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू D इक्वल टू, अगर 3 एंगस्ट्रॉम है तो लेस देन इक्वल टू 6 एंगस्ट्रॉम, है ना। 6 एंगस्ट्रॉम थोड़ा बड़ा ऑर्डर है, बेसिकली ये वैल्यू लगभग 1 या 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास कहलाता है ब्रैग डिफ्रैक्शन की शर्त आ गई। तो इसका मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर या किसी क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास जो भी इंसिडेंट वेव है उसकी वेवलेंथ हमारे पास 6 एंगस्ट्रॉम से कम होनी चाहिए। तो एक्स रेज है वो इस कंडीशन को हमारे पास प्रॉपर सेटिस्फाई करती है। इसलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम एक्स रेज को काम में लेते हैं। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।